राज्यपाल के अभिभाषण पर डिबेट चल रही है और बीच में 5 दिन का अवकाश हुआ है। अब प्रश्नकाल होगा, विधायी कार्य होंगे और उसके बाद के अंदर जो डिबेट जो 24 तारीख को हो चुकी वो डिबेट फिर शुरू होगी। आज भी होगी, कल भी होगी और उसके बाद में फिर 1 तारीख को फिर छुट्टी और 2 तारीख को फिर डिबेट होगी और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना जवाब देंगे। प्रदेश के कई जिलों में सदन में क्या प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है, उसको लेकर भी सदन में देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में जब भी चाहे ओलावृष्टि हुई हो या किसी प्रकार की किसान को नुकसान हुआ हो, राजस्थान की सरकार ने, चाहे कांग्रेस सरकार ने, चाहे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने पहले से ही किसान के प्रति सावचेती रखते हुए जब भी अभी बीच में पाला पड़ा, नुकसान हुआ तो तुरंत कलेक्टर्स को रिपोर्ट करने का, गिरदावरी करने का पटवारियों को आदेश दे दिया। हम खुद फील्ड में जाके हैं, पटवारी घूम रहे हैं और अभी भी जो अगर किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो सरकार किसान के लिए हमेशा पहले भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा निश्चित रूप से किसान को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले पेपर लीक मामले को सरकार को घेरने का काम किया। आज विधानसभा के अंदर 2 ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। पहले शीतलहर की वजह से किसान की फसल चौपट हो चुकी, अब 2 दिन से लगातार ओलावृष्टि और बरसात की वजह से रही सही फसल भी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। पटवारी गिरदावर जो गिरदावरी कर रहे हैं वो किसान की फसल का 25 से 30% से ज्यादा खराबा बता ही नहीं रहे। सरसों की फसल 80% खराब हो चुकी है, जौ और गेहूं की फसलें 60% से अधिक खराब हो चुकी है, सब्जी, टमाटर, मटर पूर्ण रूप से खराब हो चुके हैं। फिर भी सरकार किसानों को मुआवजा दिलाने में असमर्थ है। उनकी कोई पैरवी सरकार नहीं करी। बीमा कंपनियों से दबाव के अंदर है। बीमा कंपनियों से सरकार का क्या संबंध है ये भी स्पष्ट करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार किसानों को राहत प्रदान करने का काम करे। और दूसरी तरफ राजस्थान देश ही नहीं दुनिया में शांति प्रिय प्रदेश था, लेकिन कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं जयपुर शहर के अंदर भी डकैती, लूट, गैंगवार की घटनाएं एक के बाद एक हो रही है और एक नया दौर शुरू है फिरौती का। करोड़ों रुपए की वसूली के लिए धमकाना, डराना और इस तरीके से फायरिंग की घटना होना ये निंदनीय है। उसके बावजूद भी पुलिस खाली हाथ बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी सदन के अंदर मुद्दा बनाने का काम करेगी। क्या रिपोर्ट है? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर ही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की रही सही फसल भी खराब हो चुकी है। पहले भी शीतलहर की वजह से किसानों की फसल खराब हो चुकी थी। सरकार ने गिरदावरी कराने के निर्देश दिए, लेकिन नीचे के अधिकारी गिरदावरी करने वाला 25 से 30% से अधिक खराबा बता ही नहीं रहा। हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि ईमानदारी से आप गिरदावरी कराएं और किसान का जितना नुकसान हुआ है उसके नुकसान के अनुपात में उसकी भरपाई करने का काम करें। लेकिन सरकार के नुमाइंदे बीमा कंपनियों से क्यों दबे हुए हैं? क्या कारण है? क्या मोटी रकम ले ली बीमा कंपनियों से? लगता है आपको कि बीमा कंपनियों से दबे परिवहन विभाग और आप खुद परिवहन कर्मियों के बीच में जाकर के आए थे, लेकिन फसल खराबे भी बहुत महसूस। नो डाउट फसल खराबे को लेकर सरकार चिंतित है और हमेशा सरकार किसान के साथ खड़ी है। आप जानते हैं पूरे देश में पहली सरकार है राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने किसानों के कर्जे माफ किए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी खुद आए थे भगवान देवनारायण के मंदिर में। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे हमने 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख के किसानों के कर्जे माफ किए और आप खुद जानते हैं 15,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे माफ हुए और इतनी बड़ी तादाद में किसानों के पूरे राजस्थान में कर्जे माफ हुए। तो उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार भी कर्जे माफ करेगी। ना तो ईआरसीपी योजना पे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, ना मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, ना किसानों के कर्जे माफ किए। तो राष्ट्रीय बैंकों में जो किसानों के कर्जे वो माफ करने चाहिए। और फसल बीमा योजना की जहां तक बात है, आप खुद इस बात को जानते हैं कि हमारी तरफ से खराबे की सारी तैयारी, सब जगह अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं। हमेशा हम किसान के साथ खड़े रहे। किसान को कोई भी नुकसान होगा तो राज्य सरकार किसान के साथ खड़ी है, कोई कमी नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री तो 4 फरवरी को नांगल पे आदिवास भी आ रहे हैं पूर्वी राजस्थान में। नहीं, नो डाउट आएंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मुझे बताइए 25 एमपी दिए भारतीय जनता पार्टी को, 25 एमपी कहां पर है? उनका नाम नहीं जानती राजस्थान की जनता कि ये 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के जीत कर गए हैं।
अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी प्रधानमंत्री जी, जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी शायद इन 25 MP राजस्थान के जो हैं इनको जानते भी या नहीं जानते, 2-4 को जानते हो तो मुझे पता नहीं, ये शायद मिलते ही नहीं है जाके, क्योंकि MP की जितनी बुरी हालत अब की बार हुई उतनी कभी नहीं हुई। ना वो ERCP करवा पा रहे, ना राजस्थान को कोई विशेष पैकेज दिलवा पा रहे, ना और कुछ कर रहे हैं। बीजेपी को तो ये बता देना चाहिए गुजरात में कल पेपर लीक हुआ है, तब CBI से जांच करा लेनी चाहिए उनको। गुजरात में पेपर लीक होता है तो बीजेपी कुछ बोलती नहीं, पूरे देश में पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर आप खुद जानते हो, राजस्थान की सरकार सबसे सख्त कानून लेकर आई, सारे लोग एडामेंट है किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कल भी बच्चों का एग्जाम था, मैंने खुद ने कलेक्टर से बात की और कहा, और मैं फिर अधिकारियों से कह रहा हूं, यदि 10 बजे एग्जाम का टाइम है और आप 9 बजे गेट बंद कर देते हो, अधिकतर बच्चे 9 बजे पहुंच जाते हो, गलत है। आपको 10 बजे तक, 10 बजे, 9:30, 9:45, 10 ये रूल्स रेगुलेशन में है भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के। आप बच्चे को टाइम से पहले बाहर नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको रोकने से उसकी जिंदगी का सवाल वो आता है, स्कूल ढूंढता रहता है। और हमने अभी मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि पहले जैसे एग्जाम थे वो अलग अलग जगह होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट करवाता था, वैसे करने पड़ेंगे। जो सेंट्रलाइज एग्जाम की स्कीम लेकर आए, एक साथ पूरे राजस्थान में होता है, उससे प्रक्रिया में कोई दिक्कत आई है तो पेपर लीक तो सदियों से होते आए हैं, बीजेपी राज में भी हुए कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पेपर लीक रोकने के लिए ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। एक सवाल है, जिस तरीके से फायरिंग की घटनाएं रही हैं, सैटरडे रात को भी G6 कंट्री क्लब के ऊपर लॉरेंस ग्रुप के दुर्गों ने फायरिंग करी है और तकरीबन 5 करोड़ की इससे फिरौती मांगी है। इस पे सरकार लॉरेंस पे क्या है? देखिए, एक बात तय है, हमने इसीलिए क्लबों का टाइम 12 बजे पहले पहले क्लब बंद हो जाने चाहिए। अब ये जयपुर पुलिस के अधिकारी सुन ले, जो इंचार्ज और पुलिस अधिकारियों को जो गलतफहमी है कि वो उनके यहाँ पे क्लब में प्रोग्राम चलता रहेगा, बाहर से गेट बंद हो जाएंगे और वो अंदर प्रोग्राम चलते रहेंगे, फिर फायरिंग हो जाए, फिर झगड़े फसाद हो जाए, ये सब रोकने के लिए क्लब का टाइमिंग 12 बजे पहले पहले क्लब जयपुर में और पूरे राजस्थान में बंद होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद होम मिनिस्टर है, घोषणा कर दी चिंतन शिविर में, ये बात मुख्यमंत्री जी को मैंने ही कही थी कि क्लबों का टाइम जो पूरी रात चला रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये 12 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। अब कई क्लबों की मैंने कल जयपुर पुलिस कमिश्नर को क्लिपिंग भेजी है, मैं खुद आज कह रहा हूं आपसे, अब मैं जयपुर का प्रतिनिधि हूं, खुद पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लूंगा, पूरी बात करेंगे। ये कई अधिकारियों को ये गलतफहमी हो गई कि हम तो परमानेंट हैं, यहीं बैठे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे अधिकारियों को जयपुर के बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो रात को गश्त नहीं करते। क्लबों में उनकी जिम्मेदारी है कि आप क्लब को 12 बजे पहले पहले बंद करें। ये इधर उधर की बात नहीं, आपको जयपुर में पोस्टिंग इसलिए दी जाती है, राजस्थान में थाने इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी ईमानदारी से, वो कोई इसलिए नहीं है कि खाकी का एक मतलब होता है, रुतबा होना चाहिए, इसलिए आपको वर्दी नहीं दी है कि आप सिर्फ स्टाइल लगाने के लिए घूमेंगे। स्टाइल नहीं चाहिए मिस्टर, काम चाहिए, मॉनिटरिंग करेंगे। कोई भी अधिकारी जिम्मेदार है पुलिस का जो लापरवाही बरतता है, और यदि थाने में जाकर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस हो, मंत्री हो, कोई MLA हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। आप जाके यदि सब क्लबों में पुलिस चेक नहीं करती है कि 12 बजे पहले पहले सब क्लब बंद हो जाए, तो मैं खुद निकलूंगा सड़कों पर और ये तय कर ले, वहां मौके पर उन अधिकारियों की रवानगी देंगे। और सीएम ने तो कहा बर्खास्त करो, और बर्खास्तगी भी होगी। चिंतन शिविर में ये तय हुआ है कि जो अधिकारी प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान में काम नहीं करे, पट्टे नहीं दे, सरकार के आदेश के बावजूद यदि कोई पुलिस का अधिकारी हो या कोई JDA निगम का अधिकारी हो और वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करेंगे। क्या करेंगे? उनका पोस्टिंग जयपुर में चाहिए, अच्छी जगह पे चाहिए, थाने चाहिए, सर्किल चाहिए। तो अब ये जो सिफारसी लोग हैं वो भी तैयार हो जाए। ये कानून व्यवस्था ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, और पुलिस को भी कानून व्यवस्था के लिए रात को जब निकले तो वो तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जितने सख्त कदम हम उठा सकते हैं वो सब सख्त कदम उठाएंगे। और मैंने चिंतन शिविर में चीफ मिनिस्टर से भी कहा है, और आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो लाइसेंस की पेंडेंसी चल रही है, जो इज्जतदार लोग, अच्छे लोग, पारिवारिक रूप से जो लाइसेंस चाहते हैं, उसको लेकर मैंने कहा कि ये कलेक्टर, SP, कमिश्नर ये नहीं है,
कि आपकी मर्जी से आप लाइसेंस बांटेंगे। जो आदमी जिसके बाप दादाओं के पास लाइसेंस रहा है उनको लाइसेंस आपको देने पड़ेंगे। आज क्रिमिनल तो फायरिंग कर रहा है 2 नंबर के वेपन से, और एक इज्जतदार आदमी जिसका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जो इज्जतदार है, जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है, तो ये प्रक्रिया पहले से तय है। अभी एक सरपंच के ऊपर हमला हो गया, मैंने मिस्टर राका को कह के उसको लाइसेंस दिलाया। ये लाइसेंस देने पड़ेंगे। ये कोई अधिकारियों की मर्जी से कुछ नहीं होगा, सरकार की मर्जी से होगा। और उसमें अभी भी यदि कोई लाइसेंस की पेंडेंसी है तो आम आदमी यदि अपनी सिक्योरिटी चाहता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लाइसेंस देना या जो भी प्रक्रिया हमको सख्त होना है वो सब हम अपनाएंगे उसमें। एक मिनट फसल खराबे की सूचना लगातार विधानसभा पे भयंकर शीतलहर और ओलावृष्टि जो राजस्थान में इन दिनों हो रही है, उसमें किसानों को काफी नुकसान हुआ। राजस्थान सरकार ने तीव्र गति से आदेश जारी करते पहले 17 तारीख को हम चिंतन शिविर के समय में भी जो शीतलहर थी, स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑर्डर जारी किया। अभी रात को जैसी स्थिति आई तो हमने रात को अधिकारियों को डायरेक्शन दिया। आज विधानसभा में उस पर 2 बजे करीब जवाब भी होगा। हमने जो फसल बीमा में 72 घंटे के अंदर किसान को ऑनलाइन गिरदावरी अपनी रिपोर्ट देनी होती, उसके लिए भी आह्वान किया। और जो आपदा राहत प्रबंधन में जो जिला कलेक्टर को निर्देश दिए, रात को ही सुबह जल्दी मौके पे पहुंच गए। उदयपुर चित्तौड़ में भी काफी हुई। अभी मेरी जिला कलेक्टर से भी बात हुई, मौके पे बल्लभनगर, सलोम्बर और मावली में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई। वो खुद मौके पे ऊपर है अभी इस समय, और हमने साफ डायरेक्शन जारी कर रखे हैं और रिमाइंडर भी जारी कर दिया अभी कि भाई तुरंत तीव्र गति से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सर्वे की रिपोर्ट तुरंत भेजें, ताकि हम मुख्यमंत्री जी को देकर उस पर उनकी मुआवजा दे सके। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, आपने भी उनका स्वागत किया है, काफी उम्मीद थी क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ कहेंगे क्या? देखो, देवनारायण भगवान का जो देवनारायण जयंती थी, उस मौके पे प्रधानमंत्री जी एक धर्म सभा में आए, लेकिन उम्मीद थी कि पैनोरामा जो पिछली बार अशोक गहलोत जी ने अभी उनको बनाया निर्माण, पिछली बार वसुंधरा जी ने घोषणा की थी लेकिन वो निर्माण नहीं करा पाए। अभी हमने बनवाया पैनोरामा, और इसी तरह देवनारायण पर टिकट जारी किया भारत सरकार ने, कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार थी तब। हमने देवनारायण बोर्ड बनाया, हमने वहाँ हॉस्टल उनके बच्चों को पढ़ने के लिए आसींद और पालड़ी भीलवाड़ा में, राजस्थान में कई जगह हॉस्टल स्थापित किए। लेकिन प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए। अगर वो पूरी करते तो सवाई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, भोजा पाई का है, पालना का देवरा है, उनको जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। केवल राजनीतिक मीटिंग हो पाई। उन्होंने कमल के लिए कह दिया, देवनारायण भगवान कमल पे अवतरित हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कह दिया कि हमारा बचपन से ही इनसे, बचपन से कहाँ थी। 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, पहले जनसंघ थी, पहले उनका चुनाव चिन्ह अलग था, चुनाव चिन्ह, लेकिन केवल राजनीतिक दौरा साबित हुआ। भगवान देवनारायण जी के तो हाथ भी थे, तो आप लोग भी कह सकते हैं। ठीक बात है, देवनारायण भगवान के हाथ तो कांग्रेस पार्टी का, लेकिन एक धर्म सभा को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी। हमेशा कांग्रेस पार्टी सबका साथ, सबको एक साथ लेकर सबका विकास करने की बात करती। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया कि वो नारा ही नहीं, सबको साथ लेकर एक सेवा करने का जो मौका दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक रूप में धर्म को काम लेना चाहती। मां शरमण जी का मैं शब्द याद दिलाऊं, जब उन्होंने कहा था कि साधु संतों से भी कई गुना अच्छी राजनीति है। अगर सही नीति में करें तो राजनीति सर्वधर्म की है, साधु संत एक धर्म का ही कर पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मां शरमण जी जब भीलवाड़ा चतुर्मास में पधारे थे तो उनके ही स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे पद चिन्हों पर चलती है जो सबको साथ लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का दौरा, प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से राजनीतिक दौरा साबित हुआ। थैंक यू। केंद्र का बजट आ रहा है, जो कृषि समग्र क्षेत्रों में क्या उम्मीद है? एक को आएगा ना परसों। हाँ, एक केंद्र सरकार का जो बजट आने वाला है निश्चित रूप से गरीब कल्याण को समर्पित होगा।
साथ में भारत स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने उस दिशा में कई योजनाएं, कई बातों का समावेश होगा और साथ में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला होगा। रेलवे भी उसके साथ होता है। रेलवे बजट में भी जिस प्रकार के कई स्पीड की नई गाड़ियों का चर्चा है, उसमें भी रेलवे में सुधार जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है उसको भी गति दी जाएगी। मुझे लगता है वह बजट आम जनता के हिताय का होगा। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, उस लक्ष्य को लेकर के सभी समाजों के विकास की ओर दिशा नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री का दौरा कितना असरदार रहा? क्या किस तरीके से आपसे आप उसको कांग्रेस तो सवाल उठा रही है, हालांकि कि बोले धर्मसभा को राजनीतिक सभा। प्रधानमंत्री जी ने जो मालासेरी पधारे वह एक धार्मिक कार्यक्रम था और धार्मिक कार्यक्रम को कांग्रेस की तो नियति हमेशा राजनीति के चश्मे से देखने की है। वह कभी भी मालासेरी उनका न कोई मुख्यमंत्री गया, न कोई उनका अन्य नेता गया। जब देश का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री वहां पधारे, वह भी शायद उनको रास नहीं आ रहा है। होना ये चाहिए था कि कांग्रेस ने तो एक तो गुर्जर समाज के नेतृत्व को, जो उनके पार्टी के ही उपाध्यक्ष हैं, उनको गद्दार और पता नहीं किन किन शब्दों से उन्होंने अलंकृत किया है। ऐसे समय में उनको लगता है कि गुर्जर समाज के कोई भी नजदीक जाता है या उनकी धार्मिक आस्थाओं का विश्वास रखने लगता है तो उनको पता नहीं डाइजेस्ट नहीं होता। जबकि धार्मिक यात्रा है और देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती पर आशीर्वाद लेने जाना बहुत ही शुभ संकेत है। वो लगता है समाज का भी आशीर्वाद मिलेगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि देवनारायण जी की उत्पत्ति भी कमल से हुई और कमल हमारा है, यह एक संदेश पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि इसको लेकर के समाज में बहुत ही उत्साह और ऊर्जा का संचारण हुआ है। ये भी कह रहे हैं, बोले हाथ तो सबके पास में होता है, तो हाथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव में रामलाल जी कह रहे हैं। वैसे तो ये हाथ से हाथ जोड़ने की बात जो कहते हैं, हाथ इन सबके पास पहले से ही है, लेकिन हाथ जुड़ कहाँ रहे हैं? हाथ जोड़ने के लिए जो मानसिकता चाहिए वह नहीं है। ये कांग्रेस के पार्टी को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं और जितने हाथ जोड़ो के अभियान चला रहे हैं, उन संभागों में जो असली नेता हैं वे तो उन सम्मेलनों में जा ही नहीं रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो इनके हाथ कैसे जुड़ेंगे? और आज जो श्रीनगर में राहुल गांधी जो इसका समापन कर रहे हैं, 23 दलों को आमंत्रण दिया, उसमें से केवल छोटी छोटी पार्टियों के 13 दलों के, वे भी नंबर 2 नंबर 3 का नेतृत्व है उन दलों में, केवल वही पार्टिसिपेट करने पहुंच रहे हैं। 10 बड़े दलों ने, जिनके पास लोकसभा की पर्याप्त सीटें हैं, वे तो वहां पहुंच ही नहीं रहे। तो इनके साथ कोई भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई है, क्या किस तरह से गिरदावरी को लेकर मांग कर रहे हैं? रिपोर्ट क्या है? देखिए, जैसे मेरे बीकानेर जिला सहित बहुत जगह पाले के अंदर सरसों की फसल नष्ट हुई है। पाले के अंदर सरसों की फसलें नष्ट हुई है और हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है और केंद्र सरकार ने जो नियम बना के भेजे हैं, उसके तहत हम 2 हेक्टेयर तक मुआवजा देते हैं। पहले 13,500 था प्रति हेक्टर और अब 17,000 है। और अभी जानकारी मिल रही है कि उदयपुर साइड में बर्फ गिरी है, ओलावृष्टि हुई है। तो जो हमारे केंद्र सरकार के तहत नियम बने हुए हैं, उसके तहत आपदा प्रबंधन की तरफ से हम लोगों ने विशेष गिरदावरी के आदेश 17/1 को कर दिए थे और जगह जगह गिरदावरी हो रही है। और जहां भी 35% से ज्यादा फसलों में खराबा आएगा, वहां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जल्दी उसका सर्वे करवाकर हम उनको डायरेक्ट उनके खातों में मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि जो फील्ड में अफसर मौजूद है
वो गिरदावरी सही ढंग से नहीं करते और फसल ज्यादा खराब होते हैं लेकिन कम बताते नहीं क्योंकि देखिए, मैंने स्वयं ने आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हम किसानों की हिमायती पार्टी है हमारी, जो कांग्रेस पार्टी है, और हमारा सोच है कि इसका किसानों को लाभ मिले। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आपने जो प्रति हेक्टर 17,000 रुपये जो मुआवजा देने की व्यवस्था कर रखी है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, जो किसानों के हिमायती बनते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप केंद्र सरकार से बात करें, और अगर आप किसानों के हिमायती हैं तो आप केंद्र सरकार से मांग करके और आपदा प्रबंधन में जो 2 हेक्टर का मात्र मुआवजा भेजने की व्यवस्था कर रखी है, मात्र 34,000 रुपये की, आप उसको बढ़ाने की व्यवस्था करावें। प्रति हेक्टर मुआवजा किसान का कम से कम 1 लाख रुपए देने का काम करें, कि प्रति किसान 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है। अच्छा, केंद्र का बजट आने वाला है 1 तारीख को, कृषि और उसके लिए क्या उम्मीदें हैं कि खेती और उसके लिए सरकार किस तरह? देखिए, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं सत्ता में आते ही किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, और उन्होंने ये भी कहा था 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। और हालत ये हुई है, आप जानते हो, 8 नवंबर 2016 को पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया, और आज तक आपको पता है 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की किस तरह से आमदनी डबल नहीं हुई। और पूरे देश में आज महंगाई चरम सीमा पे बढ़ चुकी है, बेरोजगारी जबरदस्त है, पूरे देश में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, और जो भी इनके विरुद्ध में बोलता है उसके खिलाफ राष्ट्रीय 2 की धारा लगा के जेल में डालने का काम करते हैं, और जो भी नेता इनके विरुद्ध में बोलता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके और उसको हर तरह से बर्बाद करने की साजिश करते हैं। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं केंद्र सरकार से कि आप किसानों के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। किसान जो है आज पूरे देश में बर्बाद हो रहा है। आप जानते हैं कि कृषि कानूनों की वजह से 700 किसान शहीद हो गए थे, 378 दिन बैठे रहे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आके बोले कि मेरी गलती हो गई। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री है, किसानों की बड़ी बड़ी बात करते थे, नौजवानों की बड़ी बड़ी बात करते थे, बेरोजगारी के लिए बोलते थे, पाकिस्तान के ऊपर आए दिन बोलते थे 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा। क्या हालात हो गए आज देश के अंदर। इसलिए आज राहुल गांधी जी यात्रा लेके निकले, भारत जोड़ो यात्रा। आज उसका समापन है जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा आजादी के बाद पहली बार की है, और वो इसलिए की है कि इन्होंने लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ना ये पार्लियामेंट में बोलने देते, ना महंगाई पे नियंत्रण है, ना इनका बेरोजगारी पे नियंत्रण है। अग्नि जो वीर योजना लाकर इन्होंने हमारी सेना का सत्यानाश कर दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकली है, और अभी 28 तारीख को हमने ब्लॉक विधानसभा वाइज हमने रैलियां की है, 15 किलोमीटर पैदल चले हैं, और हमारी मांग है कि महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, और जो ये नफरत और मॉब लिंचिंग करवाकर पूरे देश में जो हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रहे हो, इनका खात्मा हो, हमारे देश का संविधान मजबूत हो, हमारे देश की डेमोक्रेसी मजबूत हो। इसलिए हम चाहते हैं कि 2023 में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना, जो फ्लैगशिप योजना है, उनके आधार पर पुनः हम 23 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे राजस्थान में, और 2024 में मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ होगा पूरे देश से।